गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th के सब्जेक्ट एसएसटी सेक्शन ज्योग्राफी के चैप्टर 4 को आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। आज टुडे विल डिस्कस अबाउट द टेक्निकल एंड द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जो भारत में कृषि खेती के लिए कृषि के क्षेत्र में जो तकनीकी और संस्थागत सुधार किए गए उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। It was mentioned in the previous chapter that the agriculture was the practice in India for thousands of years। हम पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि भारत में हजारों साल से खेती होते आ रही है, लोग किसान अनाज बोते आ रहे हैं, लेकिन ये पुराने तौर तरीके से अनाज खेती किया करते थे और जैसे जैसे संख्या बढ़ती गई और तकनीक का उपयोग और संस्थागत सुधार नहीं किए गए थे, तो इससे क्या हुआ, हमारे बहुत सारी परेशानियाँ आती थी। उसमें जनसंख्या बढ़ती गई, अनाज का उत्पादन उतना बढ़ता नहीं था। सिंचाई के इन स्पाइट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द इरिगेशन फैसिलिटीज द मेनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री डिपेंडेंट अपॉन मानसून एंड नेचुरल फर्टिलिटीज। यानी सिंचाई के साथ होने के विकास के बावजूद हमारे देश के किसान नेचर पर, प्रकृति पर निर्भर थे और उपजाऊ क्षमता के लिए भी, फर्टिलिटी के लिए भी प्रकृति पर निर्भर थे। तो बहुत कुछ चीज़ें जो है उसके कारण हमारे देश में अच्छी पैदावार नहीं हो पाती थी और किसान जितना पैदावार होना चाहिए नहीं कर पाते थे। इस तरह हम देखते हैं इस एग्रीकल्चर और इससे प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा था, वो जनसंख्या बढ़ रही थी और एक बहुत ही बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई, हमारे देश में हुए जा रही थी। इसके लिए यहाँ तक कि हमारे देश में इवन 60% से ज़्यादा जनसंख्या आज भी जो है कृषि पर निर्भर है। तो इस तरह इसके कारण हमारे देश में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल और सुधार किए गए, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की जरूरत महसूस की गई, क्योंकि जब जमीन की जनसंख्या तो बढ़ रही थी, जमीन का बंटवारा हो रहा था, इसके कारण होल्डिंग जमीन के टुकड़े क्षेत्र अलग बट रहा था, उसमें पैदावार उतनी नहीं हो पाती थी। इसके कारण बहुत सारे कलेक्टिवाइजेशन और कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग कॉपरेशन और एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी शुरू की गई। उस समय जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो बहुत सारे संस्थागत सुधार किए गए। जमींदारी व्यवस्था थी, जमींदार उनको कहा जाता था जिनके पास बहुत सारी ज़्यादा जमीन हुआ करती थी, वैसे लोग जमींदार कहा जाता था। उनकी जमींदारी छीन ली गई और जो छोटे छोटे टुकड़ों पे लोग खेती करते थे, तो उसमें सुधार करने के लिए प्रयास किए गए। लैंड रिफॉर्म वाज द मेन फीचर ऑफ आवर फर्स्ट 5-year प्लान। हमारे 5वीं पंचवर्षीय योजना का लैंड योजना में भूमि सुधार को सबसे बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया। इसमें देखा गया कि जमीन जैसे जैसे परिवार बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो जमीन का बंटवारा होता जा रहा है, जमीन छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई थी। उसके लिए क्या किया गया कि कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग की गई, चकबंदी किया गया। यानी कहा गया जैसे अगर मान लीजिए आप ही हैं, एक ही व्यक्ति है और उसका 10 जगह पर छोटे छोटे टुकड़ों में ज़मीन है, तो उसको कोशिश की गई इस कंसोलिडेशन के माध्यम से, चकबंदी के माध्यम से, कि 10 जगहों पर अगर उसकी ज़मीन छोटे टुकड़ों में बटी हुई तो उसको उस व्यक्ति को एक ही जगह पर वो ज़मीन मिल जाए ताकि अच्छी तरह से खेती कर सके। ये चीज़ को कोशिश की गई। द लॉ ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वर एनैक्टेड बट द लॉ ऑफ इम्प्लीमेंटेशन वाज लैकिंग। तो इस तरह में देखते हैं भूमि सुधार से संबंधित कानून तो बनाए गए लेकिन अच्छी तरह से लागू नहीं किया जा सका। तो इसकी कमियाँ हमें देखने को मिलती है। गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे सुधार किए गए, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो देखते हैं कि 1960 और 1970 के बीच में एग्रीकल्चर क्षेत्र में बहुत सारे सुधार किए गए। हमारे खासकर ग्रीन रेवोल्यूशन का उस समय 1960 के समय जो है हमारे बहुत बड़े वैज्ञानिक थे MS स्वामीनाथन के प्रयास से और कृषि क्रांति हुई, हरित क्रांति जिसको नाम से जाना जाता है। अनाजों का पैदावार बढ़ा, लेकिन कुछ क्षेत्रों में इसका प्रोडक्शन हो पाया बढ़ा, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब, हरियाणा, ये ज़्यादा लाभान्वित हुए क्षेत्र हुए। फ्लड रेवोल्यूशन शुरू किया जिससे किसान दूध का उत्पादन बढ़ाया गया, जिससे किसान बहुत लाभान्वित हुए। लेकिन बहुत कुछ खास क्षेत्रों में ही ये विकास हो पाया।
खासकर पंजाब, हरियाणा हो गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, देश के हमारे अलग क्षेत्र खासकर 90 और 80 से लेकर 1990 तक हम देखते हैं इसमें बदलाव करने की कोशिश की गई और एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया। उसमें एक विस्तृत प्रोग्राम कृषि में सुधार करने के लिए शुरू किया गया और उसमें बहुत सारे तकनीकी सुधार किए गए, संस्थागत सुधार किए गए। इसमें मॉडर्न इक्विपमेंट लाई, जैसे आप पिक्चर में दे सकते हैं, ट्रैक्टर का उपयोग किया गया, बहुत सारे ऐसे मशीनरी लाई गई ताकि उत्पादन बढ़ सके, खेतों की जुताई आराम से किया। पहले पुराने तरीके से बैल और हल से खेती की जाती थी, लेकिन बाद में ट्रैक्टर आ गई, बहुत सारे मॉडर्न इक्विपमेंट आ गए। ये देखते हैं बदलाव हमें दिखाई पड़ता है। तो दूसरे बदलाव ये हमें दिखाई पड़ा कि इंश्योरेंस की प्रोविजन ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस, फसलों के लिए इंश्योरेंस की व्यवस्था की गई। मान लीजिए कि सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है, ये अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, अब साइक्लोन आ गया, आग लग गई, अब बीमारी के मारे फसलें नहीं हो पाई, उस स्थिति में फसलों के लिए इंश्योरेंस की व्यवस्था की गई। किसानों को उनकी क्षतिपूर्ति के लिए उनको पैसे दिए जाते थे, आज भी दिया जाता है। इसमें बाद में ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई, ताकि किसानों को कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना की गई ताकि किसानों को सस्ती दर पर कर्ज उपलब्ध हो सके। उसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था की गई ताकि किसान बैंकों से आसान शर्तों पर किसानों लोन ले सके ताकि अपने खेतों में उत्पादन कर सके, उसके लिए नए बीज खरीद सके, किसी के औजार हथियार जो भी जरूरी चीज़ें हैं खेती करने के लिए खरीद सके। ये बदलाव हमें दिखाई पड़ता है। साथ ही साथ सरकार ने मोर स्पेशल वेदर बुलेटिन्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स फॉर फार्मर्स इंट्रोड्यूस ऑन रेडियो एंड टेलीविजन पर हम देखते हैं सरकार के द्वारा अलग अलग प्रोग्राम चलाए गए, आज भी चलाया जाता है रेडियो और टेलीविजन पर, ताकि किसानों को जागरूक किया जा सके और अच्छी तरह से खेती कर सके। इसके कारण साथ ही साथ सरकार के द्वारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को एक निश्चित दर पर अनाज तय किया कि इस दर पर किसान बेचे। ये व्यवस्था इसलिए की गई ताकि किसान सस्ती दरों पर बिचौलियों या जो भी लोग हैं उनको बेचने से रोका जा सके, ताकि किसानों की आमदनी बढ़े। उसके लिए सरकार हर खरीफ या रबी क्रॉप जब होती है उसके पहले ही सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करती है ताकि किसानों को फायदा हो। इस दर पर किसान अनाज बेचते हैं, उनको लाभ होता है, इसके लिए इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय किया गया। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।